नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया, किस तरह की मेरी जर्नी रही और इतना कुछ मैंने कैसे सीखा और किन से सीखा। क्योंकि उस वक्त मैं अपनी लाइफ में जिस स्टेज पर था, आप में से बहुत लोग आज उस स्टेज पर होंगे जिनको सीखना सब कुछ है, लेकिन फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने पैसे स्पेंड कर पाए। इसीलिए मैं मेरी जर्नी के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं या लिमिटेड है तो भी उसमें से आप कैसे लर्निंग ले सकते हो। और पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैंने अपनी जितनी भी टीचिंग्स ली है वो बुक से ली है और यूट्यूब की वीडियोस से ली है। तो इस स्टोरी को मैं अपनी 2016 से शुरू करूँगा, जब मेरी बड़ी बहन को हमें अचानक से खोना पड़ा। और ये सब इतना अचानक से हुआ था कि हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर खुद को संभाल नहीं सकता था उस टाइम पर। कंप्लेनिंग बहुत थी माइंड में कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, और अपने आप को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन क्योंकि जो हो चुका था उसको हम बदल नहीं सकते थे, और हम कितना भी कर ले, जो पर्सन जा चुका होता है उसको हम वापस नहीं ला सकते। इस चीज़ से हमें ओवरकम करना था। तो उस वक्त फीलिंग ही इतनी बुरी होती थी कि समझ नहीं आता था कि क्या करूं। लाइफ की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी, पर कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम गोल था कि मुझे मेरी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। बस उस ड्रीम ने मुझे इसमें से निकलने में हेल्प की। और उस वक्त तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस डिज़ायर थी कि मुझे सक्सेसफुल होना है और इस वाली सिचुएशन में से मुझे निकलना है। अब जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकता, और मैं इसी तरह से रहा तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। जैसा कि मैं मेरी वीडियोस में बताता हूँ, और अब्राहम हिक्स भी ये बात कहती है कि आप चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो या ना करो, यूनिवर्स पर बिलीव करो या ना करो, सोर्स आपको हर पल गाइड जरूर करती है, चाहे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता भी ना हो। तो उसी तरह से मुझे भी गाइड करता था यूनिवर्स, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये गाइडेंस है। मैं पूछा करता था भगवान से या खुद से भी कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। और उस वक्त द कपिल शर्मा शो बहुत ज़्यादा चलता था, और वो दिन भर सोनी टीवी पर आता था। और क्योंकि मेरी डिज़ायर थी कि मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ और डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता, तो इसके लिए मुझे खुश रहना होगा, और खुश रहने के लिए मैं द कपिल शर्मा शो देखता था। और उसमें भी ऐसे बहुत लोग आते थे जो बताते थे कि कपिल के शो की वजह से उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आए। और बहुत लोगों ने ये भी बताया था कि उन्होंने कैंसर से भी हील किया कपिल के शो को देखकर। क्योंकि जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है तो हम हंसना ही भूल जाते हैं, प्रॉब्लम्स में इतना डूब जाते हैं कि उसमें खुशी ढूंढना भूल जाते हैं। तो उस सिचुएशन में मुझे सबसे आसान ये लगता था कि मैं द कपिल शर्मा शो देखूं और हंसूं। क्योंकि जब आप हंस रहे होते हो तब आप पुरानी बातों को नहीं सोच रहे होते। उस वक्त तक मुझे ये बातें नहीं पता थी, लेकिन अनजाने में ही मैं अब्राहम के टीचिंग्स को फॉलो कर रहा था। जैसा अब्राहम कहती है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो आप रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करते, जब रेजिस्टेंस में होते हो तो अलाइनमेंट क्रिएट नहीं करते, और जब आप खुश होते हो तो आप अलाइनमेंट में होते हो। लेकिन पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ की। तो मैं पूरी तरह से डिपेंड था कि कपिल का शो जब तक देखता रहूंगा तब तक मैं ठीक रहूंगा, ये नेगेटिव थॉट्स मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जब देखना छोड़ता था तो उसके बाद वापस से वैसा ही फील होता था। जब तक देखता रहता था तब तक अच्छा लगता था। फिर काफ़ी टाइम बीत गया, मैं हर रोज़ कपिल शर्मा शो देखता रहता था। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि कपिल शर्मा का शो देखते देखते उनके सारे एपिसोड्स मैंने देख लिए, और मुझे पूरा शो ही याद हो गया था कि कब कौन सी लाइन आती है, कब कौन सा पंच होता है। तो फिर मैं बोर फील करने लगा। यानी मुझे अच्छा लगता था देखना तब भी, लेकिन पहले जितना एंजॉय नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि क्या होने वाला है, क्या बोलने वाले हैं उस शो में। फिर मैं खुद से सवाल पूछता था कि अब क्या करूं, मैं इन नेगेटिव थॉट से खुद को कैसे बचाऊं। क्योंकि जब तक मैं शो देखता हूं तब तक मुझे अच्छा फील होता है, लेकिन जब मैं छोड़ता हूं, जब नहीं देख रहा होता हूं, तब मुझे वापस से पहले की तरह नेगेटिव थॉट्स आते हैं। यानी उस वक्त मैं अपनी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कुछ भी इन द सेंस अच्छाई में, कि मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा किसी भी हाल में। और मुझे पता था कि इस चीज से इतनी जल्दी मैं हील नहीं हो पाऊंगा, ये तो शुरुआत है, और आगे आने वाले टाइम में मुझे और भी ऐसे थॉट्स, ऐसी फीलिंग से गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और उस वक्त तक जियो सिम लॉन्च हो चुकी थी, और उस टाइम पर वो फ्री में मिलती थी। डेटा भी आपको फ्री में मिलता था। और उससे पहले तक इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था, क्योंकि मैं भी उस वक्त स्टूडेंट था। तो आइडिया की 2G वाली सिम आती थी उस वक्त, जिसमें अनलिमिटेड डेटा होता था। तो 199 का शायद रिचार्ज होता था, और 2 GB डेटा होता था, उसके बाद अनलिमिटेड होता था। तो मैं यूट्यूब से उस वक्त भी काफ़ी कुछ सीखा करता था, ट्यूटोरियल्स देख देख के। और क्योंकि वो 2G डेटा होता था तो मुझे जो वीडियो देखनी होती थी उसको मैं डाउनलोड करके रखता था, और तब जाके मैं उसको देख पाता था। जियो सिम लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरा फ़ोन 3G होता था और जियो की सिम 4G थी, और 4G फ़ोन पर ही सपोर्टेड होती थी। तो फिर मैंने पापा से कहकर नया वाला फ़ोन लिया, जिसमें मुझे जियो की सिम भी फ्री मिली और डेटा भी फ्री मिला।
वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी और उस वक़्त मैंने संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोज़ को देखना शुरू किया था और उसके साथ मैं देखता था टीएस मदान सर को, हिमेश मदान सर को और एक बुक समरी का चैनल देखता था जिनका नाम है सीकेन, उस चैनल का नाम है सीकेन। तो मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ देखकर सीखने की कोशिश करता था कि मैं अपनी लाइफ़ में आगे क्या करूँ? क्योंकि पढ़ने में मैं ठीक-ठाक था, लेकिन मुझे पता था कि मेरा पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं इतने अच्छे से पढ़ाई तो नहीं कर पाऊँगा कि मैं आगे चलकर जॉब में अपना करियर को चूज़ कर पाऊँ। और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है। जब मैंने 10th दी थी 2014 में, उस वक़्त मेरा गोल था कि मैं आर्मी में मैं जाऊँगा। लेकिन जब वो पूरा नहीं हुआ, तो 2016 तक वो सपना ख़त्म हो चुका था। इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं नहीं जा सकता आर्मी में, क्योंकि स्कूल टाइम में मैंने कुछ टैटूज़ बनवाए थे मेरे हाथ में, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया आर्मी में। बस इतनी क्लैरिटी मेरे माइंड में थी कि मुझे सेल्फ मेड इंसान बनना है, अपने करियर को अपने हिसाब से चूज़ करना है। क्योंकि मेरे पापा की अच्छी जॉब थी टाटा स्टील कंपनी में, तो मेरे पापा के लिए बहुत ईज़ी था मुझे भी टाटा स्टील में जॉब दिलाना या फिर बिज़नेस के लिए मुझे पैसे देना। पर पता नहीं कैसे और क्यों, लेकिन बचपन से ही मेरे माइंड में ये बात थी कि मुझे पापा से पैसे लेकर बिज़नेस नहीं करना, ना ही पापा वाली मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी थी। और इसका क्रेडिट मैं फ़िल्मों को दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं देखूँ मेरी लाइफ़ को, तो बचपन से ही मैं मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे मूवीज़ ने इंस्पायर किया हो इस चीज़ के लिए। जैसा इतना तो मैं जानता हूँ कि अक्षय कुमार से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उनको मैंने बहुत ज़्यादा ही फ़ॉलो किया है और वो अपनी लाइफ़ में खुद से सक्सेसफुल बने हैं। और पुरानी मूवीज़ में भी ऐसा दिखाते थे कि हीरो अपने पैर पर खड़ा होना चाहता था। यानी मूवी में हीरो ज़ीरो से शुरुआत करता था, लेकिन फ़िल्म खत्म होते-होते वो बहुत पैसे वाला इंसान बन जाता था, बहुत सक्सेसफुल बन जाता था। तो मेरा माइंड हमेशा इस तरीके से सोचता था कि मैं भी ऐसा सक्सेसफुल बनूँगा और खुद की मेहनत से करूँगा। घर वालों से पैसे लूँगा, लेकिन एजुकेशन के लिए लूँगा। अपनी पॉकेट मनी लूँगा, लेकिन बिज़नेस करने के लिए कभी नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मेरे पापा मुझे पैसे देते हैं तो वो मैं डुबा दूँगा। इतना बिलीव था मुझे खुद पे, क्योंकि मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था और ये चीज़ मैंने मेरी लाइफ़ में बचपन से ही देखी है। जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर किसी के कहने पर मैं वो करने भी लगूँ, तो कुछ ही दिनों में मैं उसको करना छोड़ भी दूँगा। और फिर जब मैं संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोज़ देखने लगा, तो उनका माइंडसेट मुझे खुद के जैसा काफ़ी लगता था, यानी मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैच करता था। तो उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखता गया। उनकी सारी वीडियोज़ को मैं देखता गया एक के बाद एक करके। उनकी बातें मुझे शुरू-शुरू में नहीं समझ में आती थी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ज़्यादा डीप होती थी। पर फिर भी मैं सुनता था कि कभी तो आएगी समझ में। फिर धीरे-धीरे बोलूँ तो उनकी बातें मेरे माइंड में बैठने लगी। मुझे उतने ख़ास समझ में नहीं आती थी फिर भी, लेकिन फिर भी बैठने लगी, सबकॉन्शियस तरीके से। फिर उसके बाद मैं संदीप माहेश्वरी सर के साथ-साथ टीएस मदान सर, हिमेश मदान सर और सीकेन का चैनल भी देखने लगा। और सब में एक कॉमन चीज़ आती थी, बुक्स। संदीप माहेश्वरी सर भी बुक्स काफ़ी पढ़ते थे उस वक़्त। और टीएस मदान सर ने भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको बुक्स पढ़नी ज़रूर पड़ेंगी। हिमेश मदान सर भी बताते थे कि आपको बुक्स पढ़नी चाहिए और उसके बाद सीकेन का जो चैनल था वो तो बुक समरीज़ पर ही था। और वो चैनल मैंने डिस्कवर ही इसलिए किया था कि जब टीएस मदान सर ने कहा था कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी। तो फिर मैंने सर्च किया था कि मुझे कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद मुझे सीकेन का चैनल मिला था और उनका चैनल मुझे बहुत पसंद आया था और उनकी वीडियोज़ मैं रेगुलरली सुना करता था, बुक समरीज़ वाली। और वहाँ से फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो मैंने बुक्स ऑर्डर की थी, वो एक थी रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की और दूसरी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल स्टीफन आर कोवी की। और यही मेरी फर्स्ट बुक्स थी। और सीकेन के चैनल से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुका था और इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुका था कि मेरी एक डिज़ायर तो आ चुकी थी कि मुझे यूट्यूबर बनना है और इस तरह का कुछ कंटेंट बनाना है बुक से रिलेटेड। फिर बुक्स का कंटेंट बनाने के लिए भी मुझे बुक्स पढ़नी थी और सक्सेसफुल होने के लिए भी बुक्स पढ़नी थी। फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। एक के बाद एक करते-करते मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। सबसे पहली पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड और उस वक़्त तक मैं मूवीज़ बहुत देखा करता था, लेकिन उसके बाद मैंने मूवीज़ देखना छोड़ दिया था और मेरी जितनी पॉकेट मनी होती थी, मैं उसको बुक्स पे खर्च करता था और 5 से 7 दिनों के बीच में एक बुक को कंप्लीट कर देता था। और जितनी भी बुक्स होती थी वो सारी इंग्लिश में होती थी और इंग्लिश मुझे उतने अच्छे से समझ में आती नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी पढ़ता था, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और कुछ भी हो जाए मैं बुक्स तो ज़रूर पढ़ूंगा, क्योंकि ये बुक्स मुझे कभी ज़िंदगी में हारने नहीं देंगी। कभी ना कभी ये मुझे सक्सेसफुल और एक अच्छा इंसान ज़रूर बनाएगी। बस इतना ही बिलीव था मेरा और इस बिलीव के साथ मैं बुक्स को पढ़ना शुरू किया और 100 से ज़्यादा किताबें मैंने पढ़ ली।
जो इंग्लिश में पढ़ पाया उनको पढ़ी, जो इंग्लिश में समझ में नहीं आई उनकी हिंदी कॉपी भी खरीद ली। एक-एक बुक को 10-10 बार पढ़ा, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच बुक है और इस तरह की जितनी भी बुक्स हैं सेल्फ हेल्प कैटेगरी में जो कि ज़्यादा फेमस है, उनमें से जितनी बुक्स हैं उनको सभी को मैंने 10 बार तो पढ़ा ही होगा। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी मेरी लाइफ में कोई चेंजेस कुछ खास मुझे दिख नहीं रहे थे। मैं सीख तो रहा था, लेकिन उस सीखी हुई चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहा था लाइफ में। एक्शन में टोटली ज़ीरो था मैं। पर फिर भी मैं पढ़ता गया, क्योंकि इतनी श्योरिटी मुझे थी कि मुझे सक्सेसफुल होना है और अपने दम पर होना है और उसके लिए मुझे बुक्स पढ़नी है। और इस तरह से बुक्स पढ़ते-पढ़ते इंट्रोडक्शन हुआ मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से 2018 में, जब मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी। और उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जब इंट्रोडक्शन हुआ तो ऐसा लगा कि कुछ मुझे ऐसा मिल गया है जिससे मैं अपनी लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि उस वक़्त मुझे अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता था, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करने पर भी मैं हर बार फेल होता था। यानी जब तक मैं फॉलो करता रहता था तब तक ठीक रहता था। जब फॉलो करना छोड़ता था, तो वापस से नेगेटिविटी घेर लेती थी मुझे। अपने नेगेटिव थॉट से बहुत ज़्यादा डरने लगा था मैं, कि मैंने ऐसा सोच लिया है, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, क्या मैनिफेस्ट होगा इससे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद लाइफ पहले से बेटर तो थी, लेकिन फिर उसके बाद रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा आने लगा कि मुझे भरोसा उठने लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। फिर उसके बाद मैंने संदीप माहेश्वरी सर की एक वीडियो देखी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना छोड़ दिया था, क्योंकि बेनिफिट मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था मेरी लाइफ में, उल्टा प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ा, तो मैंने डरना छोड़ दिया था अपने थॉट से। फिर एक बुक पढ़ी मैंने, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और उस बुक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा और उसी बुक के अफ़र्मेशंस को मैं हमेशा फ़ॉलो करता था और उसको फ़ॉलो करते-करते ही मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। इतने अच्छे चेंजेस जितने मैंने सालों में नहीं देखे थे। और इस वक़्त तक मुझे डिप्रेशन ऑन ऑफ करके चल रहा था और इस बुक को पढ़ते-पढ़ते ऑलमोस्ट ठीक हो गया था। 2019 में मैंने इसे पढ़ना शुरू किया था और 2020 के शुरू में ही मेरी जॉब लग गई थी। और जॉब लग गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था मेरी लाइफ़ में। पर लॉकडाउन की वजह से और भी काफ़ी कॉन्ट्रास्ट की वजह से मैंने उस जॉब को छोड़ दिया और इस बार जो मुझे फ़ील हुआ वो इतना ज़्यादा बुरा था कि मैं बता नहीं सकता। और इससे पहले भी इस तरह की फ़ीलिंग हुई थी मुझे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो 2017 की बात है ये। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो जब मेरी बहन की डेथ हुई थी 16 में, तो उस वक़्त मैंने फ़ॉर्म भरा था ग्रेजुएशन का, क्योंकि उस वक़्त कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा था मेरी लाइफ़ में, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, तो मैं कॉलेज जाता नहीं था। तो बस एग्ज़ाम देने जाता था और एग्ज़ाम के टाइम में मुझे डेंगू हो गया था और डेंगू की वजह से एग्ज़ाम छूट गए, एग्ज़ाम छूटने की वजह से मैं फ़ेल हो गया। फिर मैंने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की और जब दोबारा एग्ज़ाम देने गया तो मुझे एग्ज़ाम नहीं देने मिला, क्योंकि तब तक कॉलेज के कुछ रूल्स चेंज हो चुके थे जिनको मैंने फ़ॉलो नहीं किया था। वहाँ पर मैंने अपनी स्टडीज़ को क्विट कर दिया था, यानी पार्ट 1 से मैं ड्रॉप आउट हो गया था। मेरी इच्छा थी एमबीए तक करने की, लेकिन मेरी रेजिस्टेंस की वजह से मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाया। तो इस चीज़ का इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी मुझे बहुत ज़्यादा रहता था, यानी हीन भावना बहुत ज़्यादा रहती थी कि स्टडीज़ को लेकर मैं खुद को थोड़ा छोटा समझने लग गया था दूसरों से। और जब मेरी जॉब लगी थी तो मैंने अफ़र्मेशंस पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था जॉब की वजह से। तो उस चीज़ को छोड़ने पर मुझे रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस से मेरी जॉब भी छूट गई। प्लस लॉकडाउन ने मेंटालिटी ऐसी कर दी थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे आगे। तब मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना शुरू करो अच्छे से। और वापस से मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी और उसको शुरू किया और उसको पूरा कंप्लीट किया और उसके साथ मैं उसको फॉलो करने लगा। चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए, हाई वाइब्रेशन बहुत जल्दी हो गई। लेकिन क्योंकि अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता था, तो जब मैं उस चीज़ को छोड़ता था तो वापस से उसी तरह का फ़ील होने लगता था। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसी बीच अब्राहम मेरी लाइफ़ में आ चुकी थी। लेकिन उस वक़्त तक मैंने उनको पढ़ा नहीं था। तो उस वक़्त मुझे यूट्यूब का एक कोर्स खरीदना था और मेरे पास जितनी सैलरी थी मेरी बची हुई, उतनी सारी मैंने उस पे लगा दी। लेकिन था इतने डिप्रेशन में कि मैं उस वीडियोज़ को देख भी नहीं पाता था, यानी कोर्स को कंप्लीट भी नहीं कर पाता था। 1 साल से ज़्यादा तो मुझे उसे देखने में ही लग गए। फिर जब मैंने उसको देखा, फिर उसके बाद मैंने चैनल क्रिएट किया, वीडियोज़ बनानी शुरू की, तो वापस से उसी तरह से लगने लगता था मुझे। और वीडियो में व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी आ रहे थे, लेकिन मेरे टाइप की ऑडियंस मुझे नहीं मिल रही थी उस वक़्त जिस तरह की मैं चाहता था। तो उस वक़्त मेरे चैनल पर ऐसे कमेंट्स आते थे कि टोटका चाहिए इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए टोटका चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था इस बात को देखकर कि मैं जो चीज़ सिखाना चाहता उस चीज़ को मैं सिखा नहीं पा रहा और ये तो कुछ अलग ही टाइप की ऑडियंस मुझे मिलती जा रही है। तो फिर उस वक़्त मैंने अपने चैनल में से जो मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल थी, उसमें से जाकर मैंने अपने टाइटल और उसको चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन को, टैग्स को चेंज कर दिया और उसमें जितनी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे उस वीडियो में, वो सारे एक बार में रुक गए। और फिर मैंने अब्राहम की उस बुक को पकड़ा, आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक को, और उसके कवर में देखा लिखा हुआ था आस्क एंड इट इज़ गिवन लर्निंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये बुक मेरी लाइफ़ में लाइफ़ चेंजिंग हो सकती है
और अब यही मेरी होप है। और उस वक़्त तक मैंने अपने चैनल से इस वाले चैनल से गैप ले लिया था, वीडियोज़ बनाना छोड़ दिया था 8 महीनों के लिए और उस 8 महीनों में मैंने अब्राहम को अच्छे से सीखा और उतने टाइम तक मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करना भी छोड़ा हुआ था। लेकिन वापस से जब अब्राहम को पढ़ा था, मुझे टीचिंग्स तो समझ में आई थी कि इनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पर कहीं न कहीं बात आ रही थी शुरू कहाँ से करूँ? प्रैक्टिस कैसे करूँ? कैसे इस चीज़ में से मैं निकलूँ? और अब्राहम की लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दूसरों से, तो वो चीज़ मुझे नहीं समझ आती थी। तो फिर मैं रेवती दीदी की वीडियोज़ देखा करता था सबसे ज़्यादा और अंजना मैम की वीडियोज़ देखा करता था। फिर धीरे-धीरे मैं इनको समझने लगा और उसके बाद लाइफ़ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया। डिप्रेशन मेरा अचानक से इतना ज़्यादा पीक पर हो गया, सोशल एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा पीक पर हो गई कि मैं खुद को सँभाल नहीं पा रहा था। और उस वक़्त मेरी बात हुई मेरी दूसरी वाली बहन से, वो भी मुझसे बड़ी है लेकिन उनका शहर दूसरा है, तो मैं उनसे फ़ोन पर बात कर रहा था तो उनको मैंने बताया अपनी प्रॉब्लम के बारे में और उसने मुझे बहुत समझाया फ़ोन पर और मैं बहुत रोया भी उस दिन कि मैं खुद को नहीं सँभाल पा रहा हूँ। तो फिर उसने कहा कि तुम अब डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और इसमें तुम्हें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए। क्योंकि तुमने खुद से बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, तुम खुद से उस चीज़ से नहीं निकल पाए। बस एक बार जाकर देखो डॉक्टर के पास, तुम्हारी लाइफ़ ज़रूर चेंज होगी। फिर मैं उनके कहने पर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे बस एक बात समझाई कि तुम इतना भागने की कोशिश मत करो, तुम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो कि पास्ट में जो भी हुआ उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप मेरी लाइफ को देखो तो मैं हमेशा से भाग ही रहा था जब से मेरी बहन की डेथ हुई थी। द कपिल शर्मा शो देखकर मैं अपनी पुरानी फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग से भागता था, फिर उससे बोर हुआ तो और नेगेटिव फील करता था। तो उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ देखता था और उससे मैं अपनी फीलिंग से भागता था। इस तरह से भागता-भागता मैं पूरी तरह से परेशान हो गया और डिप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा आ गया और उसके बाद जब मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है और उनके पास जब मैं गया, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा अपनी लाइफ़ को, कि तुम इस चीज़ को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ़ है जिसको तुम्हें देखना है। तो उसके बाद मेरी मेडिसिन भी स्टार्ट हो गई और मैं इस बात को समझ भी गया कि मुझे एक्सेप्ट करना है। तब से मैं अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और वही दिन मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। फिर जब डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो मैं मेडिसिन खाकर सो जाता था और सोते वक्त मैं सब्लिमिनल या एफर्मेशंस या फिर रेवती दीदी की वीडियोस को प्ले करके सो जाता था और सोने से और खुद को एक्सेप्ट करने से मेरी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस मुझे दिखने लगे और उसके बाद इतनी अलाइनमेंट में मैं आ चुका था कि मैं अगर अब्राहम की बुक को पढ़ता हूँ तो मुझे वो समझ में आ जाए, क्योंकि अब्राहम ने अपनी बुक में ये बात खुद कही है कि हर एक इंसान को इस बुक में से इक्वल चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन ये पॉसिबल ज़रूर है कि जो भी इंसान इस बुक को एक बार पढ़ेगा, उनको जो चीज़ मिलेगी, उससे दूसरी बार पढ़ने पर उससे ज़्यादा चीज़ मिलेगी और नई चीज़ मिलेगी और जितनी बार पढ़ोगे, उतनी बार आपको नई-नई चीज़ें इसमें से मिलेंगी। और इसी तरह से होता गया, जब भी मैं उनकी बुक को पढ़ता था, तो शुरू में मुझे जितना समझ में आया, अगली बार उससे ज़्यादा आया, उसके अगली बार उससे ज़्यादा आया। इस तरह से करते-करते मैं उनकी बुक को सीख गया। उनकी टीचिंग्स मुझे समझ आ गई। और शुरू बस मेडिटेशन से किया था और उसके बाद मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए वो तो देखने लायक। जिस डिप्रेशन से मैं बच-बच कर भागता था इतने सालों तक और इतने सालों तक जिसने मुझे इतना परेशान किया, 3 महीने में वो चीज़ मेरी लाइफ में से टोटली ख़त्म हो गई। और ख़त्म हुई तो हुई, उसके साथ-साथ सोशल एंग्ज़ायटी भी ख़त्म हो गई। सोशल एंग्ज़ायटी से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी कि मैं बाहर जाकर जॉब भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए भी जॉब करनी तो थी ही, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मुझे नए लोगों के बीच में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। मैं बीमार हो जाता था बहुत जल्दी, यानी भीड़ में बहुत ज़्यादा डरता था। अगर मैं भीड़ में निकल जाऊँ, तो 15-20 दिनों तक मुझे नॉर्मल होने में लगते थे। अपने एंगर को कम करने में लगते थे, वापस से थोड़ा बेटर फ़ील करने के लिए 15-20 दिन लग जाते थे। कोई जान-पहचान वाला रास्ते में दिखता था, तो उसको देखकर मैं छुप जाता था या भाग जाता था, या घर में कोई आता था या मुझे पता होता था कि घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं पहले ही निकल लेता था घर से। कि वो आएँगे और मुझसे पूछेंगे कि तुम क्या करते हो? तुम जॉब क्यों नहीं करते हो? फिर मुझे इतनी सारी सजेशंस मिलेंगी, तो इन सब से बचने के लिए मैं पहले ही कट लेता था। तो ये सारी चीज़ें 3 महीने में नॉर्मल हो गई। मैं वापस से बाहर घूमने लगा, दोस्तों के बीच रहने लगा, रिलेटिव्स के घर जाने लगा, गेस्ट आते थे तो घर में रहता था। पहले किसी से बात नहीं करता था, धीरे-धीरे हर किसी से बात करने लगा और शुरू में जब मैंने चैनल बनाया था तो मेरा इंस्टाग्राम भी उस वक़्त मैंने नहीं बनाया था, कि मुझे बात करनी पड़ेगी लोगों से। फिर वो भी चीज़ें नॉर्मल हो गई, फिर मैंने इंस्टाग्राम भी बनाया, बात भी की काफ़ी लोगों से, घंटों-घंटों तक बात की, महीनों तक बात की और वो लोग मेरे दोस्त तक बन गए शुरू-शुरू के जो मेरे सब्सक्राइबर थे। क्योंकि ये जितना भी बुरा टाइम मेरी लाइफ़ में रहा था, उस वक़्त मेरी लाइफ़ में बस 2 दोस्त हुआ करते थे, जिसमें से एक जो मेरा मैनेजर बनने जा रहा है नेक्स्ट मंथ, वो भी है। इनके अलावा कोई दोस्त नहीं होते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करता था मेरी लाइफ़ में। तो जब आप लोग आए मेरी लाइफ़ में, तो आपको मैंने सब्सक्राइबर से ज़्यादा अपना फ्रेंड के रूप में देखा।
तो इसीलिए मैं हमेशा से हर किसी के कमेंट के रिप्लाई करता, हर किसी को मैसेज करता, हर किसी के मैसेज के हर एक रिप्लाई करता और चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो होने लगा और मुझे मेरे काम के लिए एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा मिलने लगी। फिर आया नवंबर का महीना और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया था मई महीने से। तो मई से लेकर अगस्त तक मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। तो उसके 3 महीने बाद यानी उस बीच में मैंने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया, नवरात्रि भी थी, उस चीज़ को भी सेलिब्रेट किया। फिर जब दिवाली आई तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब पैसे कमाने की ज़रूरत है। और उस वक़्त तक मैं पॉकेट मनी माँगना घर से छोड़ चुका था क्योंकि एक रेजिस्टेंस आई थी मेरी मेडिटेशन करने के बावजूद भी। मैं मेडिटेशन करता था। मेडिटेशन करने के 1 डेढ़ महीने के बाद मेरी जॉब लगी और उस जॉब को मैं करने गया। लेकिन वहाँ ऐसी कुछ रेजिस्टेंस आई कि जिसकी वजह से मैंने जॉब नहीं की और वापस घर आ गया और ये डिसाइड कर लिया कि मैं कभी किसी के पास जॉब करने नहीं जाऊँगा। इससे अच्छा होगा मैं सुसाइड कर लूँगा लेकिन जॉब नहीं करूँगा। अब उस कुछ ऐसा हुआ था कि मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट था मेडिटेशन के बावजूद भी क्योंकि मेडिटेशन भी जब आप करते हो तो शुरू-शुरू में नेगेटिविटी ही आपकी बाहर आती है और मेरी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बाहर आई कि एक तरह से इस तरह का लगा मुझे कि जैसा यूनिवर्स खुद थप्पड़ मारकर मुझे कह रहा हो कि तुमने इतने सालों तक स्ट्रगल किया, इतनी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, बेस्ट जॉब तुम्हें मिल सकती थी तुम्हारी लाइफ में, उस चीज़ को तुमने छोड़ा अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए और आज अपने ड्रीम्स को छोड़कर तुम चाहते हो कि तुम जॉब करो। तो ऐसी रेजिस्टेंस डाल दी मेरी लाइफ में कि मेरी लाइफ में ये चीज़ क्लियर ही हो गई कि मुझे जॉब करनी ही नहीं है। फिर उसके बाद क्लैरिटी मिल गई यूट्यूब और उसके बाद जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। लेकिन उस दिन जॉब करने जब मैं गया था तो वहाँ जो हुआ था उस चीज़ के लिए भी आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। और उसी दिन के बाद से मैंने पॉकेट मनी लेना छोड़ा था घर से। और उसके बाद ये भी मैंने रेवती दी की वीडियोस में देखा था तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है यूनिवर्स आपको पैसे नहीं देगा और आप पॉकेट मनी पर डिपेंड हो तो आप पॉकेट मनी माँगना ही छोड़ दो। देखो आपको यूनिवर्स पैसे देता है या नहीं। तो मैंने पॉकेट मनी माँगना छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी कभी-कभी घर वाले मुझे दे देते थे पैसे। और इतने टाइम तक मैंने इन 3 महीनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की पैसों को लेकर। यानी जब मैंने जॉब छोड़ी थी, नहीं करने का फैसला लिया था, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं है। लेकिन उस बीच मैंने फाइनेंशियली अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पाया और मुझे पता चला कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि तब मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मुझे पापा से माँगने पड़ते थे मैं अपने फ़ोन बनाने के लिए क्योंकि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी है। और फिर मैं फ़ोन बनाता था और उसके बाद वापस ख़राब होता था। तो ऐसा 2-3 बार हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे पैसे कमाने हैं खुद से। फिर दिवाली आई और दिवाली में मुझे सेलिब्रेट करना था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं पापा से माँग लूँगा इस बार पैसे, क्योंकि दिवाली का टाइम है। तो उस वक़्त मैंने पापा से 2000 रुपए लिए थे जिसमें से 1000 के मैंने पटाखे लिए थे और उसके बाद एक बुक खरीदी थी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि मैं वेबिनार्स अटेंड करना चाहता था लेकिन मेरे पास इतने पैसे होते ही नहीं थे कि मैं कर सकूँ। उतने पैसे क्या पैसे ही नहीं थे मेरे पास कि मैं कर सकूँ। 2-3 रुपए मेरे बैंक में होते थे। फिर दिवाली के टाइम पे मैंने अब्राहम की बुक मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑर्डर की थी और दिवाली को अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया और उसके बाद जब मेरी बुक आई तो उस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और जैसे पढ़ा तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसमें से लिखना सीखा और उसको जो लिखा तो उसके बाद मेरी लाइफ में इतने फास्ट चेंजेस मुझे दिखे। एक बार पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने से मुझे सब्लिमिनल का आइडिया आया बनाने का और सब्लिमिनल मैंने बनाने शुरू किए और उसके साथ ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। पैसे आए और पैसे खर्च भी हो गए और उस वक़्त मैंने देखा कि वापस से ऑर्डर्स आने बंद हो गए क्योंकि मैं रेजिस्टेंस फ़ील कर रहा था तो इस चीज़ को समझ चुका था कि रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट पर ही डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना पैसा आएगा। और ऐसा होने लगा था कि जब मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखता था तो मुझे ऑर्डर्स मिलते थे सब्लिमिनल के। तो मैं मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना शुरू करता था और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता था उतना लिखने का। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता था कि पैसे आते थे, वापस से खर्च हो जाते थे, मैं वापस से रेजिस्टेंस फ़ील करने लगता था। तो इस चीज़ से मुझे निकलना था। तो मैंने फिर रेगुलर लिखना शुरू कर दिया पॉजिटिव एस्पेक्ट को और वो लिखते-लिखते रेजिस्टेंस क्लियर और होने लगी और उसके बाद मेरे माइंड में से ये रेजिस्टेंस भी क्लियर हो गई और लोगों से बातें करने का जो मुझे डर लगता था, वो भी मेरे माइंड में से निकल गया और मैंने पर्सनल सेशन लेना शुरू कर दिया, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी पर्सनल सेशन लूँगा। क्योंकि जब मेरी लाइफ में मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, उस वक़्त मेरे पास लोग खुद कहते थे कि आपसे हमें सीखना है, हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपको पे करने को तैयार हैं। आप वेबिनार लीजिए या आप हमसे पर्सनली बात कीजिए। मैं कभी नहीं करता था, मैं सच बता रहा हूँ मैं कभी नहीं करता था। 2000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे मेरे लेकिन फिर भी मैं इतना डरता था कि मैं फ़ोन पर किसी से क्या बात करूँगा, उनको मैं क्या बताऊँगा? इतना ज़्यादा डरता था मैं। लेकिन फिर उसके बाद ये रेज़िस्टेंस जब क्लियर हुई तो मैं ईज़िली बहुत ईज़िली लोगों से बात करने लगा, घंटों तक बातें करने लगा और उनको सही सॉल्यूशन भी दे पाता था। उनको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलने लगे उनकी लाइफ़ में और टाइम के साथ-साथ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलने लगे। अगर मैं कहूँ तो अभी इतने ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे पास आए हैं मेल्स के थ्रू या इंस्टाग्राम डीएम के थ्रू कि मैं उनको चेक भी नहीं कर पा रहा।
ऑर्डर लेने की तो बात की बात कि मैं चेक करूँ तो काम कब करूँ, काम करूँ तो चेक कब करूँ, और परेशानी में इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हुई कि उसमें मैं आकर बीमार पड़ गया। अब बीच में मैंने सोचा कि सबके रिप्लाई कर देता हूँ, और सबके रिप्लाई करके मैंने 30 सब्लिमिनल के ऑर्डर एक साथ ले लिए। अब 30 सब्लिमिनल मैंने पूरे दिन बैठकर बनाए। अब पूरे दिन बैठकर बनाया, उसके बाद मैं बीमार पड़ गया। फ़ीवर ही हो गया मुझे इतना काम करके। और उस वक़्त तक मुझे लगा था कि मैंने सबके रिप्लाई कर दिया, सबसे बात कर ली, सबके ऑर्डर्स भी ले लिए, उनको ऑर्डर्स कर कंप्लीट करके दे भी दिए। लेकिन उसके बाद और ज़्यादा आ गए, और इतना बीमार हो गया कि पहले जिस स्पीड में मैं काम कर पा रहा था, जितने सब्लिमिनल मैं 1 दिन में बना पा रहा था, उतने बनाने में मुझे अब 3 दिन भी ज कम लग रहे हैं। फिर मैं अपनी स्पीड को भी समझा कि मेरी जितनी स्पीड है मुझे उसी चीज़ के हिसाब से चलना चाहिए। और अगर आप देखो तो मैंने पिछले साल के नवंबर महीने से अर्निंग करना स्टार्ट ही की है, और 3-4 महीनों में मुझे मैनेजर की ज़रूरत पड़ रही है अभी। तो इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन में कभी भी टाइम की लिमिट मत लगाओ, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको कोई चीज़ लगती है कि किसी चीज़ में आपको सालों लग जाएँगे, लेकिन वो चीज़ यूनिवर्स 1-2 महीने में भी कर देता है। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे मैनेजर की ज़रूरत पड़ जाएगी। वैसे मैंने अपने फ्रेंड को बोलकर रखा था कि मैं तुम्हें मैनेजर के लिए अप्रोच करूँगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा वो मैं नहीं बता सकता, और मुझे जहाँ तक लगा था कि ये साल जाने के बाद ही मैं मैनेजर रखूँगा, और ये चीज़ मैंने सोची, और टाइम लिमिट को तो मैं उसी समय हटा देता हूँ अपने माइंड से, तो मैंने उस चीज़ को हटा दिया, और वो चीज़ इतनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई क्योंकि मेरे दोस्त ने जहाँ पर जॉब पकड़ी थी वहाँ पर उसने भी जॉब छोड़ दी। यानी जहाँ वो सालों से काम कर रहा था उस जॉब को उसने छोड़ा, जहाँ पर मैं पहले उसके साथ काम करता था, हम एक ही ऑफिस में थे। तो उस ऑफिस को जब उसने छोड़ा, और उसके बाद उसने दूसरी जॉब ज्वाइन की, और उसके बाद उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि ये सारी की सारी प्लानिंग यूनिवर्स कर रहा था कि उसे उस जॉब में रहने नहीं देना है, क्योंकि गगन को मैनेजर की ज़रूरत पड़ने वाली है अभी, और उसकी जॉब छूटी जैसे वैसे मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो फिर मैंने उसको अप्रोच कर लिया कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं मैसेजेस चेक ही नहीं कर पा रहा हूँ, जितनी कोशिश कर रहा हूँ मैसेजेस इतने ज़्यादा है, नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ तुम नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर लो। तो उसने हाँ कह दिया। तो अगर आप देखो तो नवंबर मंथ से मैंने अर्निंग करनी शुरू की, और अप्रैल मंथ में मेरा खुद का मैनेजर होने जा रहा है। तो इतना फास्ट चेंजेस यूनिवर्स ने मेरी लाइफ में किया, और वो भी इसीलिए किया क्योंकि मैंने बस अपनी अलाइनमेंट पर हमेशा फोकस किया, और टाइम को हमेशा अपने माइंड में से हटा कर रखा, और कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई लाइफ में, हमेशा डटे रहा कि मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए। तो जितने सेक्रीफाइसेस मैंने पास्ट में किए वो सारे आज रिकवर हो गए। मैं जैसा काम करना चाहता था, जितना काम करना चाहता था उतना मैं कर पा रहा हूँ, और जितने पैसे कमाना चाहता था उतना मैं इजीली कमा पा रहा हूँ। और नेक्स्ट मंथ से मेरा मैनेजर आ जाएगा, तो वो आपके सारे मैसेजेस को देख पाएगा, क्योंकि पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इतने सारे मैसेजेस हैं। और क्योंकि मुझे मैसेजेस को देखने के बाद फिर उनके ऑर्डर्स को भी कंप्लीट करना पड़ता है, और हर किसी के सब्लिमिनल मैं अलग से बनाता हूँ, क्योंकि जनरली मैं सब्लिमिनल बना कर नहीं रखता। आपकी जो डिज़ायर्स होती है उनको देख के आपके हिसाब से मैं बनाता हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम लगता है उसको बनाने में। और मैं अभी हॉलिडेज़ पर भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि मैं अब कंटिन्यूअसली पिछले साल भर से काम कर रहा हूँ और मैं कहीं भी नहीं गया घूमने। और ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है, आज की डेट है 17 मार्च, और ये अपलोड होगी 18 मार्च को, यानी कल। और कल के दिन ही मैं जा रहा हूँ घूमने। तो मैं छुट्टी पर रहूँगा, तो छुट्टी पर वैसे भी ऑर्डर्स मैं नहीं लूँगा। वहाँ से आकर जितने होंगे मैं ऑर्डर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और अभी जितने ऑर्डर्स मेरे पास है उनको कंप्लीट करके दे के ही जाऊँगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ जैसे शुरू होगा तो मेरा मैनेजर आ जाएगा, फिर उस वक्त आप उनको मैसेज कीजिएगा, तो आपके ऑर्डर्स इजीली मेरे पास आ जाएंगे, और मैं बनाकर आपको दे पाऊंगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी के न्यू रिक्वेस्ट अभी आप मत भेजिएगा सब्लिमिनल के, क्योंकि पुराने वाले ही बहुत है, उनको मैं देखता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं क्लियर करूंगा, फिर जैसे नेक्स्ट मंथ होगा मैं अनाउंस कर दूंगा और नंबर भी आपको दे दूंगा। तो उस नंबर पर आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कीजिएगा, और वो आपसे ऑर्डर ले लेंगे और मैं आपका सब्लिमिनल बना दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।